हेलो स्टूडेंट, मैं साजिद अंसारी आप सबका स्वागत करती हूँ ऑनलाइन स्टडी विद एसए में। आज की जो हमारी बुक का नाम है वो है MED2 सतत विकास मुद्दे एवं चुनौतियाँ। MS सेकेंड ईयर इग्नू यूनिवर्सिटी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि मतलब जो टिप्पणी आ सकती है किसी भी 5 नंबर पे, ठीक है। जीविका उपागम, उपभोक्तावाद और ये सामुदायिक ज्ञान से आप क्या समझते हैं उनके बारे में बताना है। फर्स्ट पॉइंट इसका ये है जीविका उपागम, ठीक है। आइए देखते हैं। जीविका उपागम जनता के जीवन स्तर को ऊपर उठाने का एक उपागम है, ठीक है। जनता के जीवन स्तर को, जीविका उपागम नाम से ही समझ में आ रहा है। जीविका उपागम जनता से संबंधित उपागम है और जनता के जीवन स्तर को ऊपर उठाने की बात की जाती है इसमें। ये उपागम जनता को प्राथमिकता देता है। ये उपागम क्या है? जनता को ही प्राथमिकता देता है और उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले संसाधन और ना ही उनकी सेवा करने वाली सरकार से इनका कोई संबंध होता है, ठीक है। जो जनता जो अपने जिन संसाधनों का उपयोग करती है और सरकार, उनकी जो सरकार होती है, उन चीज़ से उसका कोई लेना देना नहीं है। इस उपागम का जो सर्वप्रथम मुख्य उद्देश्य होता है वो जीविका प्रदान करना है, ठीक है। ये उपागम जनता के समक्ष जो भी समस्याएं आती है, जनता के सामने जो भी समस्याएं आती है, जिस भी प्रकार की समस्याएं, रुकावटें, उन समस्याओं व रुकावटों को उजागर करता है, उन समस्याओं का हल ढूंढता है तथा उन समस्याओं का हल ढूंढकर उन्हें अवसरों में बदल देता है। ये उपागम, ठीक है, जनता से रिलेटेड है। जनता के जीवन स्तर को ऊपर उठाना है। जनता द्वारा जो भी संसाधनों का प्रयोग किया जा रहा है या सरकार जो भी जनता की जो सेवा करने वाली सरकार है उनसे उनका कोई लेना देना नहीं है। इस उपागम में बहुत सारे लोग शामिल होते हैं, ठीक है। जैसे अनेक एजेंसियाँ होती है, गैर सरकारी व सरकारी संगठन होते हैं, संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग, कोऑपरेटिव, को असिस्टेंट, रिलीफ एवरीवेयर, ये सारे जो संगठन होते हैं, सारे लोग इसमें शामिल होते हैं। ये उपागम जीविका के प्रति चिंतन की एक पद्धति प्रदान करने की उत्सुकता है, ठीक है। जीविका के प्रति जो चिंतन होता है ना, चिंता जो की जाती है उसको प्रदान करने की उत्सुकता है, जो विकास प्रभावशीलता में सुधार करने में सहायक है। जो जनता के जो विकास को प्रभाव करना चाहता है, विकास के प्रभावशीलता में सुधार करना चाहता है, उसमें सहायक करता है ये। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है बौद्धिक संपत्ति अधिकार। ये 5 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं, ये इन पे टिप्पणी आती है, ठीक है। नेक्स्ट है बौद्धिक संपत्ति अधिकार। नए उत्पादन, जो नई प्रौद्योगिकी जो नई प्रौद्योगिकी का आविष्कार किया जाता है तथा उनके उपयोग व उससे प्राप्त होने वाले लाभ को सुरक्षा प्रदान करने वाले अधिकार को ही बौद्धिक संपत्ति अधिकार कहा जाता है, ठीक है। जो भी नए नए आविष्कार किए जाते हैं, प्रौद्योगिकी का आविष्कार किया जाता है, उन उपयोग और जो उनसे जो सुरक्षा, जो उनका जो उपयोग किया जाता है, वो उनसे जो लाभ हमें मिलता है उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है, उसे हम बौद्धिक संपत्ति का अधिकार कहते हैं। इसमें कोई देश या राज्य द्वारा जो प्रौद्योगिकी का आविष्कार करता है, कोई भी राज्य या कोई भी देश है जो उस प्रौद्योगिकी का आविष्कार करता है, उसे सुरक्षा प्रदान की जाती है ताकि उसके अधिकार की कोई नकल ना कर सके, ठीक है। इसमें आविष्कार यह सुरक्षा निश्चित समय के लिए दी जाती है। जो सुरक्षा होती है उसका एक निश्चित समय होता है, यानी कभी तक भी एक समय निर्धारित कर दिया था, उस समय तक उन्हें सुरक्षा दी जाती है। उस आविष्कार या निगम को दी जाती है, उसके लिए दावा करता है। ये जो सुरक्षा जो है ये सुरक्षा निश्चित समय के लिए दी जाती है और उस आविष्कार या निगम को दी जाती है जो ये दावा करता है कि इस आविष्कारों को हमने बनाया है, हमारे द्वारा बनाया गया है। इन आविष्कारों की सुरक्षा इसलिए प्रदान की जाती है ताकि कोई प्रौद्योगिकी या कोई विचार इसकी नकल ना कर सके। जैसे किसी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या लेख की नकल आसानी से की जा सकती है, ठीक है। इसलिए जैसे कि कोई भी प्रौद्योगिकी का कोई भी नए आविष्कार करता है, अगर हम उन्हें सुरक्षा प्रदान नहीं करेंगे तो क्या कोई भी उसकी नकल कर सकता है। इसलिए उनकी सुरक्षा के लिए हमें सुरक्षा के लिए हमें सुरक्षा प्रदान की जाती है प्रौद्योगिकी को। बौद्धिक संपत्ति के अधिकार में 2 विचारधाराएं होती है। पहली विचारधारा इसके पक्ष में होती है। उनका ये मत है कि सुरक्षा प्रदान करने से उन आविष्कारों को प्रोत्साहन मिलेगा, ठीक है। उनका ये कहना है अगर जो हम इन आविष्कारों को जो सुरक्षा प्रदान करेंगे ना तो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रौद्योगिकी का आविष्कार करेंगे, ठीक है, उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा। दूसरी जो विचारधारा है वो उनके विपक्ष में है। उनका ये कहना है कि आविष्कार केवल कुछ हाथों में रह गया है, केवल कुछ ही हाथों में ले गया है। जो लोग अमीर होते हैं, निर्धन लोग तो इसमें निवेश ही नहीं कर सकते, उनकी पहुंच से तो ये बाहर ही है। गरीब होने के कारण इसमें निवेश भी नहीं कर सकते, ठीक है, इसलिए केवल कुछ ही हाथों में।
और इन वाद विवादों पर जो अंतिम जो राय होती है ना, व्यापार संबंधी बौद्धिक संपत्ति अधिकार द्वारा की जाती है। इसके कोई जो पक्ष में बोले, विपक्ष में बोले, इनमें वाद विवाद हो रहे, तो इनकी जो अंतिम राय होगी ना, इनका जो अंतिम जो फैसला जो सुनाया जाएगा वो बौद्धिक संपत्ति अधिकार द्वारा सुनाया जाएगा। और इसमें हर 4 साल बाद इसमें ये देखा जाता है इसमें क्या चीज़ें शामिल करनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं शामिल करनी चाहिए। और इसमें हर 4 साल बाद ये चीज़ देखी जाती है कि इसमें क्या चीज़ को शामिल किया जाना चाहिए और किन चीज़ों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, इसका नेक्स्ट पॉइंट है ये सामुदायिक ज्ञान। ठीक है, सामुदायिक ज्ञान से आप क्या समझते हैं? हमारे दैनिक जीवन के कार्यों के लिए विश्व समुदायों और समाजों द्वारा प्रयोग में किया जाने वाला ज्ञान सामुदायिक ज्ञान कहलाता है। ठीक है, हमारे दैनिक जीवन में जो भी कार्य हम करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सामुदायों व समाजों द्वारा प्रयोग में किया जाने वाला जो ज्ञान होता है वो सामुदायिक ज्ञान होता है। ठीक है, और इन जो ज्ञानों को ना है 2 भागों में बांटा गया है। एक आधुनिक तथा वैज्ञानिक ज्ञान हो गया, एक पारंपरिक तथा अनुभवजन्य ज्ञान हो गया। ठीक है, पहले ज्ञान में औद्योगिकरण से प्रभावित जीवन शैलियों तथा व्यवसाय से जुड़ा ज्ञान आता है। पहले ज्ञान में क्या, औद्योगिकरण से जो प्रभावित होते हैं उन जीवन शैलियों व्यवसाय से जुड़ा ज्ञान आता है। दूसरे ज्ञान में संसार के ज़्यादातर लोगों द्वारा उनकी संस्कृति के अनुरूप पारंपरिक व्यवसाय और उनके व्यवहार का ज्ञान शामिल किया जाता है। पहले औद्योगिकरण से संबंधित है, दूसरा जो संस्कृति और जो पारंपरिक व्यवसाय होता है उनसे संबंधित ज्ञान को शामिल किया जाता है। वैज्ञानिक ज्ञान औपचारिक संस्थाओं द्वारा शिक्षण का परिणाम है। और पारंपरिक ज्ञान हमें लंबे समय से, जो हम पुराने समय से लंबे समय से जो भी हम अनुभव करते जा रहे हैं उनका परिणाम है। नेक्स्ट पॉइंट है जीवन शैली तथा उपभोक्तावाद। उपभोक्तावाद की सबसे बड़ी कीमत सतत विकास की अवहेलना है, क्योंकि इसका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग से है। ठीक है, उपभोक्तावाद की जो सबसे बड़ी कीमत है ना, वो सतत विकास की अवहेलना करना, उसे नकारना है, क्योंकि इसका जो संबंध है प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग से है। बाजारीय अर्थव्यवस्था में उपभोक्तावाद इस मान्यता पर आधारित होता है कि उपभोग में बढ़ोतरी से ही बाजार का विकास होगा। बाजारीय जो अर्थव्यवस्था है उसमें ये कहा जाता है कि इस मान्यता पर आधारित है कि अगर जो उपभोग में बढ़ोतरी होगी तो ही बाजार का विकास होगा। मतलब उपभोग ज़्यादा से ज़्यादा हम किसी भी चीज़ का उपभोग करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अगर जो हम सामानों को लेंगे तभी तो बाज़ारों का विकास होगा। अगर जो हम उपभोग ही नहीं करेंगे किसी चीज़ का, हम ज़्यादा से ज़्यादा सामान का लेंगे ही नहीं, तो बाज़ार कितने भी बाज़ार लगते रहे, जब हम लेने वाला ही नहीं होएगा तो ख़रीदार कितना भी बेचते रहे, बिकेगा थोड़ा ना उनका। तो कहने का मतलब जितना उपभोग होगा, उपभोग में बढ़ोतरी होगी, उतना ही बाजार का विकास होएगा। अतः बाजार आधारित व्यवस्था में उपभोक्तावाद की परिभाषा तथा पर्यावरण पर इनके प्रभाव एवं मूल्यों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। और इसमें कहने का मतलब ये बाजार पर आधारित व्यवस्था में उपभोक्तावाद की परिभाषा और पर्यावरण पर इसके जो प्रभाव पड़ रहे उनके मूल्यों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। ठीक है, केवल राजनीति तथा पारस्परिक व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में ही उपभोक्तावाद की ये समस्याएं उभर कर सामने आती है। यदि उपभोक्तावाद ऐसे चलता रहा तो आर्थिक भूमंडलीकरण पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण को और विकृत बना देगा। उपभोग का उच्च स्तर निश्चित ही हमारी प्रकृति का मुख्य हत्यारा है। उपभोग का उच्च स्तर ही हमारी प्रकृति का मुख्य हथियार है। जितना ज़्यादा उपभोग होगा, जब ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा उपभोग होगा तो पारिस्थितिकी तंत्र पे भी तो दबाव पड़ेगा ना। इसलिए कहने का मतलब ये उपभोग भी लिमिटेड, जब कोई चीज़ की जिस चीज़ की हमें ज़रूरत हो सिर्फ उस चीज़ का ही इस्तेमाल करना चाहिए आमतौर पर। नहीं तो ये जो उच्च स्तर का जो उपभोग होगा उससे जो हमारी प्रकृति का जो विनाश हो रहा है उसका मुख्य जो हथियार है वो उपभोग का उच्च स्तर ही है। आमतौर पर मानवता के कल्याण की अवधारणा उसकी इच्छाओं की पूर्ति से संबंधित होती है। आमतौर पर क्या है, मानव की जो कल्याण की अवधारणा है उसकी इच्छाओं की पूर्ति से संबंधित होती है, जो समाज के मूल्य पर आधारित है। बाजारीय अर्थव्यवस्था में ये इच्छाएं जानबूझकर पैदा की जाती है जिससे बाजार का विकास हो, कल्याण। ठीक है, इच्छाएं मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इच्छा नहीं रखनी चाहिए। आमतौर पर मानवता के जो कल्याण है उसे ये कहा गया है कि उनकी इच्छा, हम जितनी सी ज़्यादा इच्छा रखेंगे, मतलब ठीक है इच्छा जिस
ज़रूरत के लिए इच्छा रखो। ये नहीं कि हमें सिर्फ अब इतनी सारी वैरायटी आ गई है, पहले हर चीज़ में इतनी सारी वैरायटी आ गई, इससे क्या है, पारिस्थितिक तंत्र पर दबाव ही तो पड़ रहा है, पर्यावरण का नुकसान ही तो हो रहा है। तो बाजारी अर्थव्यवस्था में ये इच्छाएं जानबूझकर पैदा की जाती है जिससे बाजार का विकास हो, लोगों को लुभाया जो जाता है, तो इसी वजह से तो लुभाया जाता है जिससे बाजार का विकास हो। तरह तरह की चीज़ें, अब निरमा देख लो, कोई भी चीज़ देख लो, इतनी ज़्यादा वैरायटियाँ कर दी गई है, बाजार का विकास करने के लिए तो कर दी गई है। आर्थिक विकास, विस्तार से हुए उपभोक्तावाद में लोगों का विश्वास एक मुख्य तत्व है। आर्थिक विस्तार हुए उपभोक्तावाद में लोगों का विश्वास एक मुख्य तत्व है। यदि हम समाज को केवल उपभोग के स्तर की दृष्टि से परिवर्तित करना चाहे, ना कि संतोष एवं सुख की दृष्टि से, तो सतत विकास सिर्फ एक खोखला सिद्धांत बनकर रह जाएगा। ठीक है, अगर हम समाज को केवल उपभोग के स्तर से दृष्टि से परिवर्तित करना चाहेंगे और हम सिर्फ उपभोग के रूप में देखना चाहेंगे, और तो ना ये सिर्फ जो सतत विकास है ना, एक खोखला सिद्धांत बन के रह जाएगा। बल्कि हमें क्या करना चाहिए, संतोष और सुख की दृष्टि से देखना चाहिए कि हमें सिर्फ संतोष मिले और सुख मिले। ये नहीं कि मतलब उपभोग के स्तर में उपभोग की दृष्टि को बढ़ाया जाए, तो इससे हमें सतत विकास कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा। क्यों ना हम रुक कर स्वयं से पूछें कि क्या आज उपभोक्तावाद हमारी मांग है, क्योंकि हमारी दौड़ दिन प्रतिदिन अधिकाधिक उपभोक्तावाद ही हमारी मांग है। ऐसे में वह दिन दूर नहीं जब उपभोक्तावाद ही समस्या इतनी बड़ी और जटिल हो जाएगी कि हम उनकी कल्पना भी नहीं कर सकेंगे। आगे कहीं ऐसा हमें ये चीज़ सोचनी चाहिए, क्या हमारी सच में ज़रूरत है, हमारी जो उपभोक्तावाद है, हमारी जो दिन प्रतिदिन उपभोक्तावाद की जो मांग है जो बढ़ती जा रही है, क्या सच में हमें इस चीज़ की ज़रूरत है। ऐसे में क्या होगा, उपभोक्तावाद एक जटिल समस्या बन जाएगी, इसलिए जिसकी हमें कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसलिए हमें रुककर इस बात स्वयं से ये प्रश्न पूछना चाहिए, आज उपभोक्तावाद की हमारी मांग है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।